देश में देवताओं का बंटवारा होता है, होना नहीं चाहिए। इस देश में संतों का बंटवारा होता है, होना नहीं चाहिए। एक बहुधर्म देश है, भिन्न भिन्न यहाँ भाषाएं बोली जाती हैं, बहुभाषी देश है। और वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी थी, तो सारे हिंदुओं को वाल्मीकि दिवस मनाना चाहिए। क्यों नहीं होता ऐसा? और जब तक समाज में वो दोस्ताना की भावना पैदा नहीं होगी, तो ये विवाद समाज में रहेगा और वो देश के लिए ठीक नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और जो उन्होंने संदेश दिया है वो बिल्कुल सही संदेश दिया है। लेकिन मैं केवल 2-4 सवाल पूछना चाहता हूं कि भागवत जी, ये सब तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो आरएसएस है वो उस सरकार को सपोर्ट करती है जो जमीन पे काम, जो आपने कहा है, उसे बिल्कुल उलट करते हैं। 2014 के बाद जितना बंटवारा समाज में हुआ, भाषाओं के प्रति, धर्म के प्रति, संतों देवताओं के प्रति, खासतौर पे अल्पसंख्यकों के जो टारगेट किया गया जमीन पे, तो 2014 के बाद आज तक 2024 तक आपने तो कुछ नहीं कहा। आपने तो इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। जब बुलडोजर चलाए जाते हैं, जब कानून बनाए जाते हैं, ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिससे 1-2 युवा अगर शादी कर लें, उसके खिलाफ एक कानून बनाया जाता है कि ये तो लव जिहाद है। कोई लव जिहाद कहता है, कोई फ्लड जिहाद कहता है, और भाजपा के मुख्यमंत्री कहते हैं फ्लड जिहाद। तो अगर आरएसएस इसमें पूर्ण विश्वास करती है, जो मैं समझता हूं करती है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते जब जब ये वाकये होते हैं? जो आज के दिन की बात नहीं है, 2014 से हो रहा है। और जिस तरह से हो रहा है, मैं समझता हूं कि कुछ हद तक ऐसे देश के नागरिक इस देश में रह रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम एक्चुअली, हमारी जो नागरिकता है उस पर भी शक है। कोई कहता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ, रोज के रोज क्रिश्चियंस के खिलाफ हमले हो रहे हैं। तो एक तरफ तो आप कहते हो कि सब धर्म के जो भी सेलिब्रेशंस हैं मनाने चाहिए, चाहे वो ईद हो, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो पोंगल हो, चाहे सिख फेस्टिवल्स हो। एक तरफ तो कहते हैं सबको इकट्ठा होकर मनाना चाहिए, और जब मनाने का टाइम आता है तो विवाद पैदा हो जाता है। और जो धर्म संसद के लोग जो विवादित बयान, ऐसे विवादित बयान जो मैं बयान नहीं कर सकता आपके सामने, आपने कभी आवाज उठाई? ऐसी सरकार जो विवादों के आधार पर सरकार चला रही है, विवादों के आधार पर जो राजनीति चला रही है, विवादों के आधार पर जो चुनाव जीतती है, उस सरकार को तो आप पक्षधार हैं। क्या पक्षधार हो? उस सरकार से तो आपको फायदा होता है। वो सरकार और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा आपकी बिल्डिंग्स बनती है, उनके अपने बड़े बड़े 5 स्टार दफ्तर बनते हैं। झंडे वाले में क्या शानदार जगह बनी है, हमें उससे कोई इतराज नहीं। लेकिन एक तरफ तो आप उनके पक्ष में रहते हो, चुनाव आता है तो सभी आरएसएस काम करती है, और दूसरी तरफ आप बयान देते हो विजयदशमी के अवसर पर। तो मैं समझता हूं कि जो आपने कहा है बिल्कुल ठीक है।
हर पार्टी को, हर राजनीतिक दल को इसी भावना के साथ दोस्ताना करना चाहिए। लेकिन क्या करती है? मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक दल को टारगेट भी नहीं कर रहा, लेकिन आप जानते हो, मैं जानता हूं, यहां के पत्रकार जो बैठे हुए हैं वो जानते हैं, देश की जनता जानती है कि असलियत क्या है। मुझे कहने की भी जरूरत नहीं। एक आपके सामने मैं मुद्दा रखना चाहता हूं, वो ये है कि सरकार का जो प्रथम कर्तव्य है, मैं समझता हूं दो हैं। प्रथम, बाकी चीजें तो होती रहेंगी, एक देश की सुरक्षा और दूसरा नागरिक की सुरक्षा। जो सरकार देश की सुरक्षा नहीं कर पाती और आम नागरिक की सुरक्षा नहीं कर पाती, उसका कोई हक नहीं कि सरकार में वो रहे। बड़ी बड़ी बातें हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाकर करते हैं, और जब ये सत्ता में नहीं थे, जब वे गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो लाल आंख की बात करते थे कि हम चीन को लाल आंख क्यों नहीं दिखाते। अभी तो चुप हैं, अभी तो कभी बयान ही नहीं देते, और बयान देते हैं, कहते हैं कि कोई भी जमीन हमारी चीन के हाथ में नहीं है। हालांकि इनके ही भाजपा के ही सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो आप अगर देश की पूर्ण तरीके से सुरक्षा नहीं कर सकते, उसको छोड़िए आप, क्योंकि देश की सुरक्षा हमारे देश की जनता करेगी, आप क्या करोगे? देश की सुरक्षा हमारे सैनिक करेंगे, आप क्या करोगे? देश की सुरक्षा हमारे बहु समाज के दोष रक्षा करेंगे, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो मेजॉरिटी के हो, हम करेंगे। आप लोग तो कहते थे कि हाँ, अगर आरएसएस को ये एक मौका मिले कि वो जाके सरहद पर जाकर सुरक्षा करेंगे, वो भी तैयार है। ये भावना भी मैं पसंद करता हूं, लेकिन असलियत क्या है आप जानते हो। और दूसरी बात, जो नागरिक की सुरक्षा है, मैं समझता हूं कि इस देश के खास तौर पे अल्पसंख्यक नागरिक, खास तौर पे वाल्मीकि लोग भी, वो डर के रह रहे हैं, भय के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, कहीं कल उनके यहां कोई आ ना जाए। इलेक्शन के वक्त, चुनाव के वक्त वोट नहीं देने देते, और शासन और प्रशासन, सत्ता जहां से जो सत्ता में बैठे हुए हैं प्रदेशों में, उसके साथ जो सत्ता में बैठा हुआ है वही काम पुलिस करती है। आप जानते हो कैसे भय फैलाया जा रहा है। अभी देखो, महाराष्ट्र में हत्या हुई ना आज ही, एक पूर्व मंत्री की हत्या, एनसीपी के थे वो, सिद्दीकी साहब, उनसे खुलेआम हत्या हो रही है। और ऐसे ऐसे विवादित बयान आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ असम देते हैं, मैं तो हैरान हूं कि आप लोग कुछ कहते नहीं हो। लेकिन फिर भी मैं इस भावना का स्वागत करता हूं, और अगर ये सही है, ये सोच आपकी सच में सही है, तो आपको आरएसएस को कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए। सर, नागरिक सुरक्षा का जो आपने सवाल उठाया, क्या वो बाबा सिद्दीकी को लेकर है, क्योंकि उनकी हत्या होती है? नहीं, बाबा सिद्दीकी का तो एक उदाहरण है भैया। नागरिक सुरक्षा का तो महिलाओं की सुरक्षा की भी बात होती है, आम आदमी की सुरक्षा की बात होती है, मतलब कि ये जो एनकाउंटर होते हैं उनकी बात होती है, और ये जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हो रहा है उनकी बात होती है, बुलडोजर की बात होती है। जो ट्रेन में बैठा हुआ है, किसी को शक हो जाए कि गाय का मीट है, तो उसको मारा पीटा जाता है। तो ये सुरक्षा की केवल एक शख्स के बारे में नहीं है। तो मोहन भागवत के जिस बयान का आप समर्थन करते हैं, और आपने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस चीज में बिलीव करते हैं, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी बात और सरकार का जो एक्ट है, दोनों के बीच डिफरेंसेज है? डिफरेंसेज ही नहीं, कोई मेल जोल की बात ही नहीं है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज है सरकार और संघ के बीच। मैं तो समझता हूं कि कई संघ के लोग आज भी इनसे बड़े नाराज हैं, इन लोगों के साथ नाराज हैं जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। ये नहीं चाहते कुछ संघ, लेकिन फिर भी इनको ये
ये क्या करें, बरसों से उनका साथ देते आ रहे हैं, और फिर सत्ता बिना इनकी भी प्रॉब्लम है। एक सवाल सर और एजुकेशन पे अपनी बात कहते हैं। एनसीपीसीआर ने पिछले 9 साल का, देखिए आज मैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ या माइनॉरिटी से जुड़ा है ये सवाल, उन्होंने नहीं ठीक है जुड़ा होगा, लेकिन आज की बात केवल लॉ एंड ऑर्डर पे, महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा सवाल उठा है। बिल्कुल क्या करेंगे? नहीं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर केवल एक प्रदेश की प्रॉब्लम नहीं है। आज के दिन हम महाराष्ट्र में क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं तो एक बड़ा सवाल उठ गया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हर जगह है। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, उत्तरांचल में है, ज्यादातर इन्हीं जगह पे है। हाँ? सर हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट के बाद ईवीएम पे आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि संजय राउत ने कहा है कि 9 बजे तक 72 सीटों पे चुनाव आयोग की वेबसाइट पे कांग्रेस जीत रही है, दोपहर होते होते। देखिए जो सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं ईवीएम के प्रति, वो कांग्रेस पार्टी उसका सबूत चुनाव आयोग को दे रही है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि उसका स्पष्टीकरण करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। और आपको मालूम है कि लोकसभा के चुनाव में भी और प्रदेश के चुनाव में भी जो वोट डाली गई वो संख्या से ज्यादा थी, तो ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। मैं समझता हूं कि हाँ ईवीएम की जरूर दुरुपयोग जरूर होता है, कितने हद तक होता है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जरूर होता है, मैं मानता हूं। और मैं तो शुरुआत से इसके खिलाफ हूं। आपको मालूम है कि मैंने कई बयान भी दिए हैं कि जो चीज ओपेक तरीके से हो उसको कभी स्वीकार करना ही नहीं चाहिए। एक आइडियोलॉजी के आधार पर जिस चीज को हम देख नहीं सकते उसको हम बिलीव कैसे करें? ठीक है ना। ये तो एक छोटा सा सवाल आम आदमी का है कि मैं आपकी शक्ल पहचान नहीं सकता, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो। आप मुझे बताते हो मैं ये हूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मैं देख नहीं सकता, तो मैं कह सकता हूं मैं कैसे मानूं जब तक मैं आपको देखूंगा नहीं। वही बात मशीन की होती है। जब तक मैं देखूंगा नहीं कि मेरा वोट गिना है कि नहीं उस प्रत्याशी के प्रति जिसमें मैंने वोट डाला है, वो मशीन से वैसे कैसे मानूंगा कि वो मेरा वोट जरूर गिना होगा? मैं नहीं मानता। ये मेरा एक मतलब कि एक नीति के आधार पे मेरा विरोध है। मैं ये नहीं कहता कि यहां क्या हुआ वहां क्या हुआ, नीति के आधार पे ये बिल्कुल गलत है। But one thing which she has also mentioned is that BJP is a party of terrorists, to which BJP is opposing. What's your reaction? What is my reaction? If somebody says something and if somebody calls somebody a terrorist, I don't accept it. If somebody else has called that they are urban nationalists, I don't accept that either. Because this kind of language should not be, should not be the kind of dialogue that should happen in this country. And I don't think it's proper. But be that as it may, I am nobody to pass judgment on anybody else. Right? I would not use it. That's all that I would say. I would neither say urban nationals nor would I say terrorists. The terrorists are enemies of the state. Terrorists are enemies of our citizens. Terrorists are those who destroy the equanimity that exists in society. We ideologically are against terrorism, and I don't think there's an exception to it. But terrorism is now used as an instrument to get votes, which I am totally against. भागवत साहब मोहन भागवत के जिस संबोधन का आपने जिक्र किया, उसका दूसरा पहलू ये भी था जो उन्होंने कहा कुछ लोग विदेश की धरती पर बैठ के डीप स्टेट को बढ़ावा देते हैं। यहाँ उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया। क्या बांग्लादेश का जब वो जिक्र करते हैं कि सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा वहां सुनिश्चित करनी चाहिए, तो क्या वो बिल्कुल सुरक्षित करनी चाहिए। जैसे हमें अल्पसंख्यकों की यहाँ सुरक्षा रखनी चाहिए, वहां हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं मानता हूं इस बात को। तो कोई डीप स्टेट जैसा है थोड़ी इंडिया में जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि लोगों को सिखाने की कोशिश की जा रही है, लोग सरकार के खिलाफ आ जाए, सड़कों पे आ जाए, सिस्टम के खिलाफ हो जाए? नहीं, ऐसा बात यह है कि बांग्लादेश में क्या हुआ? क्या कोई डीप स्टेट का नतीजा था? डीप स्टेट का नतीजा था बांग्लादेश में। ये हर चीज में एक थ्योरी होती है। तो पहले तो आपने अपने घर को आप संवारो, फिर बाहर की बात करो। अब आपसे घर ही नहीं संवारा जाता तो फिर डीप स्टेट की बात करने की। देखिए ऐसा है कि इस देश को कोई डीप स्टेट
कब्जा नहीं कर सकती इस देश में 140 करोड़ लोग हैं। ये किसी के बहकावे में आने नहीं वाले। हाँ, कुछ 10 साल पहले से किसी के बहकावे में आ चुके हैं, लेकिन ज्यादा देर वो भी नहीं चलने वाला।